नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब में चुनावी महासंग्राम। पंजाब में चुनावी दंगल इस समय पूरी तरह से सज चुका है। राजनीतिक पार्टियों में बड़ी हलचल जो है वो दिखाई दे रही है। दल बदलू नेताओं की भी भरमार है। तो ऐसे में जहां पर जोड़-तोड़ की राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ गारंटी और जो है न्याय पत्र के ज़रिए लोगों को जो है बड़े-बड़े वादे और ऐलान जो करने का जो दौर है, वो भी जारी है। लेकिन ऐसे में पंजाब की राजनीति की एक बदलती तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है और इसी तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम मीना धनराज जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी। कुछ ही देर में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूँगा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह से जो है अब 13 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ऐसे में कई जगह ऐसी हैं, ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन उनका कहना था कि बीजेपी पर उन्होंने बड़े निशाने साधे और ये कह दिया कि बीजेपी के जुमलों में लोग ना फँसे क्योंकि बीजेपी लगातार वादे करती है, लेकिन वादे करने के बाद भूल जाती है। 15 लाख की बात की, उसके साथ और वादे याद दिलाए उन्होंने और ये कह दिया कि बीजेपी जुमले करती है और जो वादे करती है, उसे पूरा कभी नहीं करती। क्या कहेंगे इस जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए जो हमारे नेता भगवंत मान जी ने कहा है, ये आज की डेट में नेताओं की जुबान पर नहीं, ये लोगों की जुबान पर आ चुका है। देखिए एक उदाहरण के तौर पर मैं वही बातें दोहराना नहीं चाहता हूं जो पिछले एक साल से, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आता है तो एक साल पहले पार्टियां अपनी तैयारी खींच देती है और आरोप प्रति आरोप भी लगते हैं, लेकिन उसमें से ये जनता ने देखना होता है कि सही और गलत क्या है। जिस तरह से 2014 में जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए, जिस तरह से इन्होंने लोगों के साथ वादे किए, चाहे 15 लाख रुपए का हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का हो, और इतने वायदे थे। लेकिन जो लेटेस्ट 2-3 दिन पहले अपने प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया है, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि बाजी जो है, हवा जो हमारे विपरीत हो चुकी है, जो अभी चुनाव 102 सीटों पर होकर हटा है, जिस तरह से गोदी मीडिया ने इनके पास जाकर इनको रिपोर्ट्स दी है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स एकत्र होके आई है कि 102 सीटों से मैक्सिमम बीजेपी को मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। सो ऐसी लेकिन बीजेपी रिपोर्टों का को तो दावा देखते है हुए सर, तो बीजेपी का प्रधानमंत्री जी, दावा है कि सर 400 पार उनका एक प्रधानमंत्री जी लक्ष्य ने है। उनका नारा है सर, सवाल ले लीजिए सर। उनका नारा है कि 400 के पार, इस बार 400 के पार। वो तो 400 प्लस की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 102 या 40 के बीच में सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर जिस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की पूरी टीम ने ये 400 पार का नारा दिया था, पिछले 7-8 दिनों से आप देखोगे कि वो 400 पार का नारा इनकी जुबान से अब निकल चुका है। अब किसी भी बीजेपी की नेता की जुबान से आप स्टेजों पर स्पीच में कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि आपकी बार 400 पार। ये इनको पता चल चुका है कि आपकी बार तो 200 पार भी बड़ी मुश्किल से होगा। ये रियलिटी है। तभी तो प्रधानमंत्री जी एक देश को तोड़ने जैसे ऐसे बयान देते हैं, जिस तरह से देखिए 2019 में भी जब प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था हिंदू मुस्लिम के ऊपर, और उससे पहले मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं कि मोदी जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात उस समय भी एक बार बयान दिया था कि हम दो हमारे दो, जो कहते हैं कि जिनके 5 उनके 25, 25 से आगे 125 में 625, ये ऑन दी रिकॉर्ड है। और इस समय भी ठीक है, ठीक प्रधानमंत्री जी ने ये ऐसा बयान दिया। ये हमारे समाज को तोड़ने वाले बयान है, क्योंकि मोदी जी को ये एहसास होने लग गया है कि ठीक है, अब हमें हिंदुओं का वोट लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम का इक्का खेलना पड़ेगा। लेकिन ठीक ये है। देश आपका को सीधा तोड़ने तौर वाली पर ये बातें, कहना ऐसा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है सदी जी। ठीक है, आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब डर सता रहा है। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे के साथ ये कहती नजर आ रही कि एक बार फिर से जो है सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, 400 के पार सीट मिलने का दावा किया जा रहा है, वही आप उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में मीना धनराज है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है।
मैडम क्या कहेंगे, कई सवाल खड़े किए हैं, 400 पार का जो नारा है उस पर सवाल है, उसके साथ साथ जो आपने वादे किए थे वो भी आपको याद दिलाए, क्या कहेंगे? जसबीर सिंह जी, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद जो है आम आदमी पार्टी खुद जो है बौखलाई हुई है, इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने बात क्या करनी है और कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी अंदर बैठकर जो है वो छटपटा रहे हैं कि मैं किस तरह से बाहर आऊं। बाहर सुनीता जी जो है उनको आम आलू पूड़ी जो है वो जेल में भिजवा कर जो है वो डायबिटिक पेशेंट बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ इनके जो बड़े बड़े नेता है वो कौन बनेगा सीएम, दिल्ली का सीएम, उसकी लड़ाई में लग गए हैं। दूसरी तरफ पंजाब का हाल देखें, भगवंत मान जी जो है वो पंजाब को छोड़कर जो है वो दिल्ली जो है केजरीवाल जी से वहां मिलने जा रहे हैं। आप पंजाब की तो स्थिति देखिए, आप जो है 400 पार की चिंता कर रहे हैं, वो हमारी चिंता है, भाजपा की चिंता है, देश की चिंता, वो देश अपने आप देख लेगा। आप पहले पंजाब की स्थिति देखें कि जो 2 साल पहले आपने महिलाओं से वादा किया था कि भाई हम आते ही 1-1 हजार रुपए जो है हर 18 साल की महिला जो है उससे ऊपर की महिलाओं को हम देंगे। आज जो है 2 साल हो गए, 24,000 रुपए से ज्यादा जो केजरीवाल है की बात की उनका। आपने, मीना जी, आपने केजरीवाल की बात जी। कही, लेकिन केजरीवाल की जेल को लेकर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। आईपीएल मैच के दौरान भी अनोखा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का दिखाई दिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। उस समय वहां पर जेल की जो टी शर्ट थी, अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, उनकी जेल की जो तस्वीरें थी वो टी शर्ट के रूप में दिखाकर उन्होंने ये कहा कि जेल का जवाब वोट से देंगे। जसबीर जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम तो जी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। आ रही है? देखो कितनी बिल्कुल। शर्मनाक बात है, और ये देश के इतिहास में मेरे ख्याल से सबसे बुरा दिन था जब जसबीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैडम, अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सुन पा रहा जी, हूँ आपकी बात। मैं ये कह रही हूँ कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन था जब सुनीता केजरीवाल ने जो है सीएम की सीट पर बैठकर, केजरीवाल जी की कुर्सी पर बैठकर जो है वो आम जनता से वो जो है वो उन्होंने सामना किया, और पीछे जो है अरविंद केजरीवाल के चित्र को लगाया और साथ में जो है बाबा साहब अंबेडकर जी का चित्र और भगत सिंह जी का चित्र जो है। आप क्या मतलब केजरीवाल जी को क्या दिखाना चाहते हो? और उसके तुरंत बाद जो है पंजाब में जो है भगत सिंह जी के अपने भतीजे की तरफ से जो है खड़कर कला से जो है इसका विरोध भी किया गया। आप जो है देश के जिन लोगों ने शहादत दी, जो देश का गौरव है, उनको लेकर एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो है, जिसने पूरी की पूरी दिल्ली जो है शराब में डुबो दी, ऐसे व्यक्ति का उसके साथ चित्र लगाकर आप अपमानित कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कोर्ट से बात करेंगे, यदि कोर्ट से बात करनी है तो कोर्ट में बात करें। आप कोर्ट के जो है अप्रूवर्स जो है, जो कोर्ट के गवाह हैं, जिनकी गवाहियां मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है, वो आपके खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं, आप उनकी गवाहियों के ऊपर आप जो शक जाहिर करते हैं और फिर कोर्ट में जाते हैं तो वहां से मुंह की खाकर आते हैं। आप फिर कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे मेडिकल ग्राउंड में जो है मुझे जो है रिलीज किया जाए जी, मुझे जो है हॉस्पिटल भेजा जाए, मुझे इंसुलिन दिया जाए, भी जो है कोर्ट आपको रिफ्यूज कर देती है। जसबीर जी, मैं आपको साफ, चंडी जी यहाँ बैठे हैं, इनकी जवाबदेही बनती है पंजाब के साथ में कि 25,000 करोड़ जो सालाना जो माइनिंग के तौर पर ये लेकर आने वाले थे वो कहाँ है? महिलाओं के 1,000 रुपए कहाँ है? आज आप मोहल्ले मोहल्ले गली बच्चे जो है, जसबीर सिंह को लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। आज बच्चा पंजाब का जो है किस तरह से जो है ड्रग्स में जो है नशे में की लत में जो है घूमता जा रहा है, और ये जो है ये शासन इनसे नहीं छूट रहा, इनसे कुर्सी नहीं छूट रही, ये दिल्ली के सीएम को बचाने में लगे हुए। देश की जनता को जो है, पंजाब की और दिल्ली की जनता को जो है इन्होंने अंधेरे में ढकेल दिया हुआ है, तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा लोगों के बीच में जाकर। चलिए ठीक है, जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, और जवाब देने के लिए हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार जी का मैं एक बार रुख कर लेता हूं। अजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि एक सवाल श्रोमणी अकाली दल से भी है, वो सवाल जनता का है, और क्योंकि आप खेतरी पार्टी से हैं और लगातार आप जो ये दावा करते हैं कि आप किसानों की पार्टी है, आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और कई तरह के आपने दावे किए हैं, लेकिन आप पे सवाल ये है कि जब श्रोमणी अकाली दल पार्टी को कोई छोड़ के लीडर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उस समय आपके बड़े लीडर ये कहते हैं कि उसका डीएनए जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए। लेकिन जब दूसरी पार्टियों के लीडर आपके पास शामिल होते हैं तो उस समय उनका स्वागत किया जाता है। उस समय आखिर क्यों श्रोमणी अकाली दल चुप्पी साध लेती है
क्यों उस समय डीएनए वाली बात याद नहीं आती? देखिए जजबीर जी, लोकतंत्र है, आजाद देश में पैदा हुए हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र है हम अपने विचार रखने के लिए, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए। कोई भी इंसान किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो ये उसका एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारी पार्टी से कई लोग तो दूसरी डीएनए पार्टियों में वाली गए। बात कहाँ याद आ गई सर? यही तो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देश का संविधान इसकी इजाजत देता है, तो लेकिन जब आपकी पार्टी को कोई छोड़ता है तो आप ये बात कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, वो तो उनका अधिकार है लीडरों का। मैंने, याद होगा आपको, पिछली डिबेट में मुझे कहा था कि जी किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कहा गया था, ये सिर्फ इसलिए किया गया था, कहा गया था ताकि कोई जो पुराने टकसाली जिनके टेन्योर से ये पार्टी खड़ी हुई थी, जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, मिनिस्ट्रियां दी थी, एमपी बनाए थे, एमएलए बनाए थे, कई तरह की चेयरमैनियां दी थी, इस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया था। जब ऐसे लोग अपनी पार्टी के साथ धोखा करके जाते हैं तो इस चीज का दुख होता है। तो इसके ऊपर ये किसी को पर्सनल कटाक्ष नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि ऐसे लोग जिनके ऊपर इतना पार्टी ने विश्वास किया था, जब जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा शंका हो जाती है, ये इसलिए कहा गया था। ठीक है, और इसका ये कोई, बात हाँ, आपकी ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय जब चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं और पंजाब में जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, लीडर लगातार एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और बार बार एक सवाल जहन में आता है कि भाई साइकिल का स्टैंड है, लीडरों का स्टैंड ही नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो कभी भी देखने को नहीं मिला, कि वो लोग जो दावा करते थे कि हमारी माँ बोली पार्टी है, हमारी कई तरह के दावे होते थे, लेकिन आज उसी पार्टी को छोड़ते हुए रत्ता भर भी उन्हें अफसोस नहीं होता? इसमें कोई शक नहीं है सर, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। आजकल की राजनीति से मॉडर्न पॉलिटिक्स हम कह रहे हैं, उसमें यही हो रहा है, लोग अपने सत्ता को देखते, अपने शासन को देखते, अपनी फैसिलिटीज को देखते हैं। जिन लोगों ने उनको कभी मोहल्ले से उठाकर एमपी, एमएलए या मिनिस्ट्री बनवाया होता है, आज लोगों की भावनाओं को आहत करके वो लोग रातों रात ही अपनी चेंज कर लेते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, अपने आप को किसी दूसरी पार्टी में सुबह पाते हैं। तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पूरे देश का माहौल खराब हो ही रहा है। जैसे गेम आती है ना म्यूजिकल चेयर वाली, म्यूजिक चलता है, चेयर पड़ी होती है, जिसको मौका मिलता है वो बैठ जाता है, आजकल यही हो रहा है। लेकिन जाते हुए लोग ये भी बता के जाते हैं कि वो पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। जैसे शीतल अंगराल जी ने बताया था, रिंकू जी ने बताया था, चब्बेवाल जी ने बताया था कि वो अपनी पार्टी छोड़ क्यों रहे। अभी केपी जी श्रोमणी अकाली दल में आए हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उनको पार्टी में 2022 में भी इग्नोर किया गया था, और अब भी उनकी वहां पे कोई है नहीं है, तो इसलिए लोग जा रहे हैं सर, रीजन के साथ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, रमन चंदी जी के पास मैं वापस लौटूंगा। चंदी साहब, आप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कई सवाल खड़े किए, और उन सवाल पे मैंने आपको बोला भी था कि आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, उसका जवाब लूंगा। क्या कहेंगे? जसवीर, देखिए, केजरीवाल जी के संदर्भ में मैं आपको दो उदाहरणें देना चाहता हूं कि जिस तरह से जो बीजेपी ने सोच समझकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि अरविंद जी को झूठे केस में जेल में डालकर हम देशवासियों की वोट बीजेपी के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। अगर डेरा सिरसा के मुखी, जिसको बलात्कार के 2 केसों में 10-10 साल की सजा हुई हो, जिसको 2 कत्ल के केसों में उम्र कैद भी ऐसी कि एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको बार बार पैरोल पर बाहर लाती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे बड़ा क्राइम किया है? नंबर 2, हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर चौटाला साहब, जिनके ऊपर करप्शन का केस था और उनको 10 साल की सजा हुई थी, जब वो पैरोल पर आते थे तो बाहर आकर अपनी राजनीति चमकाते थे, रैलियां करते थे, संबोधन करते थे, जो हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी का एक और आरोप भी है केजरीवाल जी ने उनसे ज्यादा क्राइम किया है? ठीक है चंदी जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप भी है सर। बिल्कुल, मैं आप सर मेरा सवाल ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप है कि किसान जथेबंदियां जो विरोध कर रही हैं, उसके पीछे भगवंत मान सरकार है,
उनकी शह पर ही इस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का जो किसान जो है लीडरों का घेराव कर रहे हैं, उन्हें प्रचार करने से रोक रहे हैं। उम्मीदवार जो जब जाते हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाता है, जिसके पीछे भगवंत मान सरकार है। ये आरोप भी आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, मैं पहले भी बार बार ये बातें कहता रहता हूं कि आरोप प्रतिरोप चुनाव के समय हर नेता एक दूसरे पर लगाता है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है ये हमारे वोटरों ने तय करना है। ये नेताओं ने तय नहीं करना, ये वोटरों ने तय करना है कि किसमें ज्यादा सच्चाई है और किसमें ज्यादा आरोप है। नंबर एक। नंबर दो, बात तो देखिए जिस तरह से बीजेपी के ऊपर, और इसके कई प्रमाण भी कई स्टेट्स में, कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ हमारे नेता दे चुके हैं, जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ, दिल्ली में हुआ। सो ऐसी बातें कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी इस देश के पैसे का नाजायज फायदा लेकर खरीद फरोख्त करती है। तो बीजेपी के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की है। 2020 में जो इतना बड़ा आंदोलन हो हटा, तो उसके ऊपर भी ये कहते थे कि ये कांग्रेस की चाल है। सो बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि जो संविधान के तहत जिसको अधिकार है कि वो अपना आंदोलन या धरना प्रदर्शन कर एक सामान्य से अपनी मांगे रख सकता है, बीजेपी ने तो उसको भी इजाजत नहीं दी। किस तरह से एक बॉर्डर कायम कर किसानों को आगे नहीं बढ़ना दिया। नंबर एक। नंबर दो, मैं बीजेपी ये बात तो बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल तय है कि किसान जथेबंदियों का विरोध जो है लोकसभा चुनाव पे एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि किसान लगातार ये बात कहते हैं कि जो लीडर उनके पास वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका घेराव किया जाता है, काले झंडे दिखा के उनका विरोध भी किया जाता है। लेकिन ऐसे में किसान जथेबंदी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पंजाब की ज्यादातर आबादी 60% जो आबादी है वो किसानी से संबंधित है। तो ऐसे में किसान एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है चुनाव में। चलिए मैं वापस आपके पास आऊंगा, उससे पहले मीना तनराज हमारे साथ है, मैं उन पर कर लेता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक और मेरे पास बयान आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भाई कभी भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी नीति ऐसी है और वो धर्म की राजनीति करते हैं, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम की जो वो बात करते हैं, आपस में भाईचारक सांझ को तोड़ने की बात करते हैं। इसी के चलते पंजाब की आवाम उन्हें पसंद नहीं करती और पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। ये दावा है पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बड़ी। जसबीर सिंह जी, 2014 से जब एनडीए की सरकार केंद्र में आई, 4 करोड़ परिवारों को जो है आवास योजना के तहत जो है घर दिए गए। क्या उसमें किसी का धर्म जाति देखी गई? 10 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है भारत में दिए गए। क्या उसमें किसी के जात, संप्रदाय, धर्म देखा गया या लिंग देखा गया? 25 करोड़ लोगों को जो है आज जो है पिछले 10 सालों में पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया गया। 80 करोड़ लोगों को जो है अभी भी जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है। क्या इन सब में से क्या किसी का धर्म जाति देखी जा रही है? क्या एनडीए की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने भारत के हर जन को जो है भारत का अभिन्न अंग माना है और वो इस पर विश्वास करती है कि भारत का जब एक एक व्यक्ति जो है वो डेवलप होगा, जब उसकी क्षमताएं बढ़ेगी, वो एम्पावर होगा, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, वो विकसित हो सकता है और पूरे विश्व में जो है नंबर 1 हो सकता है। और जिसका उदाहरण जो है आज हमारा भारत जो है वर्ल्ड की जो है 11वें से लेकर आज 5वें जीडीपी पर जो है वो खड़ा है। आप यहाँ पर अपना, इससे पहले आपने किसानों की बात करी, चंडी जी आप यहाँ, रमन चंडी जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, भगवंत मान जी ने कहा था कि भाई हम मुर्गी के भी आप मुआवजा देंगे, अंडे के भी देंगे, फसल के भी देंगे। केंद्र सरकार ने 148 करोड़ रुपए जो है वो फ्लड रिलीफ के लिए जो है पंजाब में भेजे, उसका 1 रुपए भी इन्होंने किसी को दिया है तो बताए। किसानों की आप बात कर रहे हैं, आज किसान जो है, जहां पर कुछ किसान जत्थेबंदी जो है इलेक्शन को जो है खराब करने की कोशिश कर रही है, तो यदि स्वामीनाथन कमीशन के किसी भी लागू किया गया तो उसको ज्यादा लागू किया जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी, तो वो सिर्फ एनडीए की सरकार ने की। ये ठीक है, आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ कि भाई केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना लाई जिसपे आम लोगों को काफी राहत मिली, कई तरह ऐसे योजना से लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन अगर ऐसा ही था तो
पंजाब में क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना एक पूरा कैडर वोटर जो था वो खड़ा नहीं कर पाई? क्यों ऐसे क्या कारण रहे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कद सीधे तौर पे कहीं जमीनी जो एक होती है वो अपनी राज नहीं पाई? क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी कभी तो अकाली दल के साथ गठबंधन में आती है, लेकिन कभी अकेले? पहली बार ऐसा है कि आप 13 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस योजनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाभ दिया है तो लोग क्यों नहीं जुड़ पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ? पंजाब की आवाम क्यों नहीं जुड़ पाई आपके साथ? जसवीर सिंह जी, ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी इंडिपेंडेंटली जो है 13 की 13 सीटों पर जो है पंजाब में लड़ रही है, और ये मौका है जब हमें जवाब मिलना है, और पूरे के पूरे पंजाब को ये जो बैठे हैं अकाली दल के और आम आदमी पार्टी के जो बैठे इनको भी जवाब मिल जाएगा। और पहले जो है आपके सामने स्पष्ट है कि पहले जो है हम जो है पंजाब में कभी भी जो इंडिपेंडेंटली हम रहे नहीं, हम अकाली दल के साथ में जो है गठजोड़ में रहे हैं। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में नहीं खड़ी हो पाई, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज यदि 13 की 13 सीटों में जो है यदि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है और पूरे ताकत के साथ जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में इलेक्शन लड़ रही है, वो तभी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जो है नीचे बूथ स्तर तक जो है वो संगठन जो है वो बना हुआ है। और इसका जो ज्वलंत उदाहरण जो है 2024 का जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, वो आपके सामने होगा, जब 13 की 13 सीटें जो है पंजाब से जो है 404 की लड़की में जो है देंगे। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर पंजाब में पहली बार जो है चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं 13 की 13 सीटों पर, हर एक पार्टी ये दावा कर रही है कि भाई हम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब की आवाम तय करेगी कि किसके पक्ष में जाएगी वोट, किसके पक्ष खिलाफ जाएगी, ये आवाम जानती है आने वाले समय के क्रम में है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, और जिस तरह से पंजाब की राजनीति के अंदर एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है, और चुनाव से पहले ही जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं दल बदल रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता भी सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो पूछे जाने के बावजूद भी लीडर जो है वो ये बात कहते नजर आए कि भाई ये उनका लोकतंत्र अधिकार है, इजाजत देता है अधिकार को कि भाई वो किसी भी दल में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के सवाल है, और आप गठबंधन को तोड़ने के बाद, हालांकि उसके बाद आपने बीएसपी के साथ में गठबंधन किया, वो भी आपका नहीं चला, वो भी कुछ ही दिन चला, उसके बाद आपने अकेले अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जहां तक मुझे याद है कि आपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में भी उतार दिए। क्या तैयारी है श्रोमणी अकाली दल की, क्या चोन मैनिफेस्टो है जिसको लेकर जो है अकाली दल लोगों के बीच जाएगा और उनसे वोट मांगेगा? हालांकि जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध है, वही कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं। अगर आपके उम्मीदवार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इसकी जो है सीधे तौर पे कहीं तो नाराजगी झेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे इस पर, और किस तरह की तैयारी है श्रोमणी अकाली दल की, और आने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए जजवीर जी, जो चुनाव है इसके लिए श्रोमणी अकाली दल पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो पंजाब बचाओ यात्रा हुई थी उसमें हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया था, जिसके तय करने के बाद हमने अपने कैंडिडेट्स को 2 लिस्टों में शो किया था कि पहली लिस्ट में 6, अब 7, अगली में अब 6 कर दिए, जैसे कल आपको पता होगा। तो हमने सारा कुछ सोच समझ के विचार करके अपनी कोर कमेटी के साथ बात करके लोगों के मन की बात पढ़ के ही श्रोमणी अकाली दल ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। दूसरी बात, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे आज भी वही हैं जिसके कारण हमने सेंटर से अपना नाता तोड़ा है, और आज भी हमारा वही मुद्दे हैं। सबसे पहला एमएसपी का है, बंदी सिखों की रिहाई का है, उसके अलावा बॉर्डर स्टेट में व्यापार खोलने का है, उसके अलावा जो एनएसए लगे थे भाई अमृतपाल जी के ऊपर, वही हमारा मेन स्टैंड है, और 5वां हमारा है जो हमारे धर्म स्थानों के ऊपर केंद्र की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, किसान के साथ खड़े हैं, पंजाब के साथ खड़े हैं, पंजाब के साथ खड़े हैं। अजय जी, एक सवाल ले लीजिए, बिल्कुल आप स्टैंड क्लियर की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या अकाली दल को इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, अकाली दल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, पंथ के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, पंजाब के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, पंजाबियत के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। वोट तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो हमारा मुद्दा है, हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट क्या आएगा ये परमात्मा जानता है,
लेकिन इस बार जो रिजल्ट होंगे हैरान करने वाले होंगे। आप देख लेना, जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे बहुत बड़े बड़े किले ढह गए होंगे। अकाली दल अपनी पूरी ताकत से पूरे वजूद में निखर के बाहर आएगा, और 4 जून को जब शाम को रिजल्ट आएंगे तो पूरा देश देखेगा, पूरा पंजाब देखेगा कि अकाली दल ने क्या अचीव किया है। जी सर। नहीं, आप ये बात मानते हैं? मैं आपसे जो जानना चाह रहा था कि इस तरह से अलग अलग चुनाव लड़ने से अकाली दल क्या मजबूत हो रहा है या किसी तरह से आपको उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? नहीं सर, अकाली दल को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। हम लोगों ने अगर बीजेपी से हमारी राह अलग हुई है, बीएसपी से राह अलग हुई है, तो ये जो केंद्र की सरकारें हैं, दिल्ली से चलने वाली सरकारें हैं, ये हमेशा स्टेट की सरकारों को यूज करते हैं और बाद में अपना मतलब निकालने के बाद तो उनकी बात नहीं सुनते। हमने पहले ही कहा कि मुद्दों के ऊपर बात चल रही, अगर ये बीजेपी हमारी मुद्दों के ऊपर बात करती तो हम शायद दोबारा गठबंधन में काम करते, लेकिन इन्होंने हमारे बातों को इग्नोर किया है, तो इसलिए हम इनके साथ अलग हैं। हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकाली दल अपनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आपकी बातें मान लेते तो हो सकता था गठबंधन में जाते। ठीक है अजय जी आप कहते हैं कि गठबंधन में आप जा सकते थे अगर आपकी बातें मानी होती, तो क्या अगर गठबंधन होता तो सीधे तौर पर आपको उसका फायदा तो मिलता ना? देखिए, जितनी बार भी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा है, और इतिहास गवाह है कि उस गठबंधन को दोनों पार्टियों को फायदा ही हुआ है। लेकिन अभी अगर हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो हम अपने एक मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं। पंजाब के लोग जानते हैं कि अकाली दल किन मुद्दों पे लड़ रहा है, तो जो मुद्दे हैं वो हमारे अकेले के नहीं है, तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा सर इन फ्यूचर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप अगर एक साथ चुनाव लड़ते तो फायदा तो कहीं ना कहीं पहुंचता, लेकिन ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने से भी कुछ ज्यादा नुकसान आप पे कहना है कि नहीं पहुंचेगा। रामन चंद्र जी का मैं रुख कर देता हूँ। चंद्र साहब, कांग्रेस जो कि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है और पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस आपके ऊपर कई तरह के सवाल और आप भी उनके ऊपर कई तरह के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सुखपाल सिंह खैरा जो कि कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया अपने इंटरव्यू में और ये कह दिया कि भगवंत मान साहब की सिक्योरिटी में 1000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी कर्मचारी है वो है आम घरों की बात करने वाले, आम गाड़ियों की बात करने वाले आज वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं और 1000 सिक्योरिटी के कर्मचारियों के साथ घूमते हैं। जैसे ही काफला आता है सीएम का तो वो कहते हैं कि पूरा शहर छावनी में बदल जाता है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे हम आम घरों के लोग हैं, आम लोगों की बात करते हैं, लेकिन आम लोग अगर ऐसे हैं तो खास लोग क्या है, ये कहना है सुखपाल सिंह खैरा। जजवीर जी देखिए, जब अगर कोई नेता ऐसी बातें करता है तो हमें बारीकी से समझना पड़ेगा कि वोटरों में कुछ परसेंट, मैं 1% से भी कम मानता हूं, ऐसे वोटर होते हैं जिनके ऊपर ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सोशल मीडिया का युग है। कितनी बार खैरा साहब ये बात बोल चुके हैं, लेकिन ये वही खैरा साहब है जब कहीं कुछ गलत इनको दिखता है तो ये या तो आप वहां जाकर या किसी को भेजकर वीडियो बनवाते हैं, लाइव होते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, जब उसकी सिक्योरिटी होती है तो वो ओपनली वो लुक छिपकर तो नहीं रहती है। क्या आज तक 2 सालों में विरोधी पार्टियों को ऐसा मौका नहीं मिला कि उनको मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी लाइव होकर दिखा दी जाए कि इतनी सिक्योरिटी पहले होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा सिक्योरिटी लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी बयानबाजी है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं वो बात कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़े अच्छे ढंग से, मुझे अच्छा लगा कि ये सच कभी कभी बोल लेते हैं कि 80 करोड़ लोगों को, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम 2047 को सोच बनाकर आगे निकल रहे हैं। एक तरफ 80 करोड़ लोग जिनको हम 5 किलो राशन देते हैं। देखिए देश की इकोनॉमिक पोजीशन जो है, ये बात बिल्कुल साफ पेपर पर आ चुकी है कि वो 80 करोड़ लोग तो समझ नहीं पाएंगे कि इकोनॉमिक पोजीशन के साथ ही देश को आगे पीछे गिना जा सकता है। ये वही दौर है मोदी जी का 10 साल का दौर। अगर इनको देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर बैंक डूबे तो मोदी के कार्यकाल में डूबे,
अगर सबसे ज्यादा बिलियनियर पैसा लेकर भागे तो मोदी जी के कार्यकाल के दौरान भागे। और एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि एमएसएमई कोरोना काल के दौरान केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा सैंक्शन किया, 3.5 लाख करोड़। उसके बावजूद भी 13,000 एमएसएमई ऑन दी रिकॉर्ड, सेंटर की ही रिपोर्ट है, ऑन दी रिकॉर्ड 13,000 एमएसएमई बंद हो चुकी है। तो वो पैसा कहां गया? नंबर 3, एक बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो आईबीसी जो कि एक बैंक करप्सी के स्थिति को देखती है, उसके पास तकरीबन 5,000 से ज्यादा कंपनियों ने अप्रोच किया। वो किसके लिए किया? इस दौर में देश में 7,000 से ज्यादा कंपनियों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। ये आम लोगों के समझ में नहीं आएगी। सो आंकड़ों में बीजेपी देश को आगे ले जाने में पूरी तरह से माहिर है, जबकि अंदर की जो पोजीशन है वो देश की खोखला हो चुकी है। सो आज मैं यही विनती करूंगा कि हम देश को जिस स्थिति में है सोने की चिड़िया बनाने में सहाय हो, ना कि सोने से इसको लोहे की चिड़िया बनाए। चलिए ठीक है, कई तरह के सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए हैं और निशानों में आपने कई तरह के ये सीधे तौर पर कहें कि आरोप ही लगा दिए हैं। उसके जवाब लेंगे मीरा तनराज हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कई सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उस सवालों के साथ मैं अपना भी एक सवाल जोड़ देता हूं कि किसान जथेबंदियां जो आपके उम्मीदवारों का विरोध कर रही हैं, इस तरह से प्रचार उनका रोका जा रहा है, उन्हें रोका अपने जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बनता हुआ कम होता हुआ नजर आ रहा है, काले झंडे दिखा के उनका विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में किस तरह से चुनाव लड़ेगी? अगर इसी तरह से गांव गांव में आपके सभी उम्मीदवारों का विरोध होगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये इस बात को भी लेके है ना कि अगर जनता विरोध कर रही है तो आप अपनी जमीन कैसे देखते हैं, जिसका आप दावा करते हैं कि भाई हम तो 13 सीटों पे जीत रहे हैं, तो ऐसे में विरोध आपको झेलना पड़ रहा है, प्रचार आपको करने से रोका जा रहा है। जसवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 से पॉलिटिकल ग्राउंड में आई और आज जो है 2024 में जो है वो 404 का लक्ष्य लेकर जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। और उसी तरफ दूसरी तरफ एक कांग्रेस है जिसका पुराना इतिहास रहा और आज वो मेरे ख्याल से 30 या 35 एमपी तक जो है सीमित होकर रह गई है और सिर्फ 3 प्रदेशों में जो है उनका जो रूलिंग गवर्नमेंट जो रह गई है। तो आपने किसानों की बात करी तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि स्वामीनाथन कमेटी को लेकर जो किसान जथेबंदियां जो है वो आंदोलन कर रही, किसान नहीं कर रहे, किसान जथेबंदियां कर रही हैं। तो 2006 को जो है स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई थी वो, तो आप पत्रकार है, आप भी इस पर रिसर्च करना। 2006 से लेकर 2014 जब एनडीए की सरकार आई, इन 2006 से लेकर 2014 के 10 साल के टेन्योर में जो है क्या जब कांग्रेस का जो शासन था केंद्र में, क्या किसी भी किसानी जो है जथेबंदियों ने या किसान का कोई भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर जो है कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। यह स्पष्ट करता है कि 2014 के बाद यदि ये मुद्दे उठे हैं तो ये एक जो है स्पॉन्सर्ड एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है जिसको लेकर जो है पंजाब में स्थिति खराब करने की कोशिश कर रही जा रही है। और दूसरी बात जो है आपने कही कि भाजपा जो किस तरह फेस करेगी, भाजपा जो है वो संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, उसको पता है कि भाई किस तरह से ग्राउंड में काम करना है, वो अंतिम छोर के व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने वाली पार्टी है, लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए कहीं पर भी यदि विरोध हो रहा तो उसका जवाब हो। सुनील जाखड़ का मैंने एक चैलेंज देखा उन्होंने किसान जथेबंदियों को ये चैलेंज किया कि आप एक मंच पे बैठिए, हम आपके साथ में विचार करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। अब किसान जथेबंदियों ने वो चैलेंज कबूल कर लिया। तो क्या सीधे तौर पर अब ये माना जाए कि एक मंच पर लाइव होकर जो है किसान और बीजेपी एक मंच पर बैठ के सवाल जवाब करेगी और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए अब बीजेपी तैयार है, क्योंकि ये चैलेंज सुनील जाखड़ के द्वारा दिया गया था जो कि बीजेपी के प्रधान। जसबीर सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। यदि किसान जथेबंदियों को कोई भी जो है उनके प्रश्न, मेरे ख्याल से इनके कोई आए कि 11 जो इन्होंने प्रश्न दिए हैं, तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है तत्पर रही है, हमेशा अग्रसर रही है कि भाई इनके हर जवाब का हम देंगे।
और जिसके प्रयास स्वरूप जो है आपके सामने है कि भी 3 मंत्री जो है मोदी जी ने चंडीगढ़ में जो है बात करने के लिए भेजे। उन्होंने प्रपोजल दिया कि भी हम 5 फसलों के ऊपर और आप चाहे तो और भी फसलों के ऊपर जो है जैसे आप कहते हैं हम एमएसपी देने के लिए 5 साल तक तैयार है। पर जब तक जत्थेबंदियां साथ में बैठकर जो है कंक्लूजन में नहीं पहुंचेगी, एक विद्रोह खड़ा रखेगी, तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। और हम जो है जिस तरह जाकर ने कहा हम सुनो मंच पे जो है जवाब देने के लिए मैं तैयार हैं। आपकी बात से सहमत हूं। अगर किसी तरह से कोई समस्या है तो टेबल पे बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, उस मसले का हल निकल जाएगा। लेकिन ऐसे में विरोध करना या प्रदर्शन करना वो किसी, हालांकि अधिकार है उनका, लेकिन वो किसी मसले का हल नहीं है। इस बात से मैं भी सहमत हूं। अंतिम में श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। चंदी जी, एक लाइन में अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। सर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरे एक बात दिमाग में आ गई कि 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो देश में डिफॉल्टरों की संख्या 2469 थी, जो कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के 18,500 पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ा जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया है कारपोरेट घरानों का, अगर उनकी एवरेज 10 सालों की निकाली जाए तो वो 443 करोड़ रुपए पर डे बनता है। देखिए, ये बहुत बड़ी रकम है। देशवासियों को ऐसी बातों को सोचना पड़ेगा कि कितने घरों को, कितने परिवारों को हम उठा सकते थे। चंडी जी पहले केजरीवाल जी को सलाह तो दे दे कि अपना मोबाइल का पासवर्ड दे दे। आपको मोबाइल का पासवर्ड तो याद नहीं रहता, और इतने बड़े बड़े हम डाटा दे रहे हैं, पता नहीं कहां से डाटा लेते हैं, छोटा सा पासवर्ड इससे याद नहीं रहता। इसलिए आप लोगों को गुमराह करिए, लोगों को गुमराह ना करके लोग जो है सब जानते हैं। और आप जैसे झूठी और फरेबी जो सरकार है वो लोग जो है कान पकड़ के पता कर लेते हैं जल्दी से हमारा राज है। इसलिए चंडी जी नंबर 1 2 करना छोड़ दो और लोगों को जवाब दे। आपके डीजीपी जेलों ने एम्स को लिखा, आपका झूठ तो हर बार आगे पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बोलने के लिए इतने सक्षम हो के देशवासियों को ध्यान देते हो। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ने ये चैलेंज कबूल किया और ये बात मानी है कि भाई एक मंच पे हम बैठेंगे, किसानों के साथ अगर बैठते हैं, मसले का हल निकलता है तो उन्हें खुशी होगी। वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार है, किसान हमारे साथ आए, बैठे और चैलेंज भी कबूल कर लिया किसानों ने। कैसे देखते हैं? जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पहले भी 3 4 5 बार मीटिंग्स में बुलाया है एमएसपी के ऊपर, और हर बार वहां टेबल टॉक हुई, लेकिन वो फेल हो गई। चाय वगैरह पी, बातें हुई, लेकिन वो फेल हो गई। तो जो पार्टी 3 4 5 बार लगातार सिटिंग करके भी इनका मसला हल नहीं कर सकेगी या कर सकी, तो आज दोबारा एक खुली डिबेट में किसानों के जो मुद्दे हैं उनका ये जवाब नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज, ये सिर्फ यहां नहीं हुआ, किसानों का एक और मुद्दा भी है। किसानों के 3 लड़के जो हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद है, जींद में है, 2 लड़के शायद एक अंबाला में है, तो उनके ऊपर भी 5 तारीख को, 10 तारीख को और 16 तारीख को अलग अलग तरह के इन्होंने आश्वासन दिए थे कि उनको 5 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, 16 को छोड़ देंगे। नहीं हुआ। तब दुखी होकर किसानों ने 17 तारीख को एक धरना दोबारा किया था। आज उसी को लेकर लागू है सर, देश में आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डिसीजन ले सकती है? तो सर फिर इन्होंने इनके प्रशासन के कैसे बोल सकते हैं, इनका प्रशासन कैसे कह सकता है कि हम लोग आपको 5 तारीख को आश्वासन दिया था, 5 को छोड़ देंगे, फिर 10 को छोड़ देंगे, फिर उन्होंने 16 का टाइम दिया था, तो फिर किसानों ने दोबारा 17 को किया, अब उन्होंने 27 तारीख को फिर से अल्टीमेटम दिया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों का मसला हल हो जाए तो वो हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो करना नहीं चाहते हैं। ये सियासत खेली जा रही है किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ सियासत खेली जा रही है। सियासत कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की चर्चा इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब में चुनावी महासंग्राम पूरी तरह से जो है सज चुका है, दंगल पूरी तरह से सज चुका है, जहां पर राजनीति के अंदर जोड़तोड़ की राजनीति देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ वादे और गारंटियों का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में पंजाब एक अलग मूड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब की आवाम अपने लीडरों से सवाल पूछती हुई भी नजर आती है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।